तो देखो बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है या फिर उस वेक्टर के कंपोनेंट कैसे कंसीडर किए जाते हैं, इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अभी रेजोल्यूशन या कंपोनेंट से क्या समझते हैं। जैसे ये पेन है, पेन आप देख रहे हैं भाई, इस पेन को अगर हम खोलेंगे इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो सब क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ दिस पेन। ठीक इसी तरह से हम समझ सकते हैं जो वेक्टर है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको भी हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो ब्रेकअप वेक्टर का करेंगे वही सब कहलाते हैं कंपोनेंट। तो कैसे यहाँ पे कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो जैसे ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिए, जब हम ऐसा एक कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं कि एक आदमी है जो x एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से 5 मीटर मूव किया, समझना, यहाँ से स्टार्ट किया, x एक्सिस के अलॉन्ग चला गया, कितना चला गया, 5 मीटर चला गया। अब अगर इसके डिस्प्लेसमेंट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज 5 मीटर along पॉजिटिव x एक्सिस। इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है, कितना हुआ है, 5 मीटर हुआ है। ठीक है, इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज 5i कैप। तो एक जो सिंबल हमने यहाँ पे लगाया भाई, मैग्नीट्यूड तो 5 है, साथ में डायरेक्शन को बताने के लिए एक सिंबल हमने यूज किया है आई कैप। तो ये सिंबल बेसिकली क्या है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव x एक्सिस। इतना बात समझ लीजिएगा भाई। जैसे आदमी अगर x एक्सिस के लॉन्ग गया, सीधा सीधा यहाँ से चला, x के लॉन्ग चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस था। उसकी जगह पे शॉर्ट में हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज 5i कैप। आई कैप डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को बताने के लिए एक सिंबल हमने यहाँ पे तैयार किया है, आई कैप। ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और किधर की तरफ ये डायरेक्टेड होगा, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग ये डायरेक्टेड होगा। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस। इसी तरह से अगर ये आदमी y एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिएगा 4 मीटर जाता, पहले ये x के अलॉन्ग गया, ये y के अलॉन्ग गया। अब देखो, जब ये आदमी y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा होगा तो क्या बताएंगे भी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम इस आदमी के लिए यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज 4 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस। इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, 4 मीटर। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस आदमी का कितना है, 4j कैप। अब समझो भाई, कितना बोला, 4j कैप। तो j कैप क्या है, j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है, आई कैप और जे कैप, इनको थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर देते हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस। और इसी तरह से जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस। और यहाँ पे जब हम 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो x एक्सिस भी होता है, वहाँ y भी होता है और z एक्सिस भी होता है। तो इस सिंबल को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, k कैप इज द यूनिट वेक्टर along
पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी फिलहाल यहाँ पे ये देखो, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बोर्ड से बाहर आते हुए इधर की तरफ जेड एक्सिस होगा। तो आई कैप इधर हो गया, जे कैप इधर हो गया, और जो के कैप है ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इतना बात आप अभी फिलहाल ध्यान में रखिएगा, और आगे फिर हम लोग इसमें और डिस्कशन करते हैं। तो देखो, ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अभी जस्ट पीछे हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई आदमी इधर की तरफ जाता है तो ये केबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया, अगर इधर की तरफ जाता है तो केबल वाई एक्सिस के लॉन्ग गया। अब एक नया कंडीशन यहाँ पे जनरेट करते हैं। मान लीजिएगा एक आदमी यहाँ से चल के अगर यहाँ पे पहुँचता है, तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये आदमी केवल एक्स के लॉन्ग गया, क्या ये आदमी केवल वाई के लॉन्ग गया, क्या ये आदमी एक्स के लॉन्ग भी गया और वाई के लॉन्ग भी गया। ये तीन कंडीशंस यहाँ पे जनरेट होती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर हमारा ए है, और आदमी ऐसे गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये आदमी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी गया। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना गया वो कहलाएगा इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना गया वो कहलाएगा इस वेक्टर का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो दिस इज द वेक्टर ए, और ये ओ पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाला, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये डी पॉइंट है। ओ ए बी एंड सी, देखिए, एंड दिस इज द वेक्टर ए। ये वेक्टर हमारा ए है। ऐसे कोई आदमी अगर डिस्प्लेस किया होगा तो हम देखेंगे इस वेक्टर के अब एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए क्या है, ओ ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम ए एक्स भी लिख सकते हैं। ए लिखा और सफिक्स में हमने एक्स लगाया है, इसका मतलब है ये ए एक्स जो भी है वो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा। इसी तरह से ओ सी, देखिए जो ओ सी है वही ए बी के इक्वल होगा, और ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और इसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो वेक्टर हमारा ए है इसका एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट हुआ, इसको आप ए एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, इस वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है। अब ओ ए और ओ सी का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे देखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, इस ओ ए बी ट्रायंगल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे भाई cos थीटा विल बी इक्वल टू ओ ए अपान, cos थीटा विल बी इक्वल टू ओ ए अपान ओ बी। cos थीटा क्या होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, ओ ए हमें लिखना है, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी cos थीटा। अब देखिए ओ बी कितना है, ये ए वेक्टर, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ओ ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह से हम यहाँ पे साइन थीटा को अगर लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इस ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए बी का वैल्यू आ गया ए साइन थीटा और ओ ए का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा। तो यहां से ए एक्स का वैल्यू हमको मिला ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखो अगर इसी वेक्टर ए को हम आई कैप जे कैप की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे
तो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है भाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। आई कैप जे कैप हमने पीछे डिस्कस किया है, क्या है आई कैप जे कैप। तो इस वेक्टर ए को यहाँ पे लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये वेक्टर ए है। और इस वेक्टर को हमने इसके दो कंपोनेंट, ए कॉस थीटा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, ए साइन थीटा जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, इस तरह से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर हमारे पास ए था, उसके दो कंपोनेंट हमको मिले ए एक्स और ए बाई, इनको ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आई कैप जे कैप सिंबल के साथ हमने ऐसे लिखा। तो देखो इसमें जैसे ये है वाई एक्सिस हमारे पास, इधर एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये एंगल था थीटा। तो डायरेक्ट अगर हमें इसके कंपोनेंट देखने हो तो कैसे देखते हैं, देखिए जिस लाइन के साथ एंगल दिया जाएगा उधर कॉस लिख दोगे और दूसरी तरफ यहाँ पे लिखेंगे साइन। देखिए कि वेक्टर हमारा ए है, इस लाइन के साथ एंगल दिया गया तो इधर क्या होगा ए कॉस थीटा और दूसरी तरफ क्या होगा ए साइन थीटा। तो इस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अब आता है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तब क्या करोगे, इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, ये है मान लो एक वेक्टर v और एंगल यहां से दिया गया है, तब क्या करोगे, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, v वेक्टर हमारा इस तरह से, यहाँ एंगल थीटा है। तो हमने अभी पीछे क्या बोला था, जिस लाइन के साथ एंगल दिया जाएगा उधर का कंपोनेंट कॉस में जाएगा और दूसरी तरफ साइन में जाएगा। तो इस वेक्टर को जब हमें लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे v साइन थीटा आई कैप प्लस b कॉस थीटा जे कैप, ऐसे इस b वेक्टर को लिख सकते हैं। तो एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, जिस लाइन के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल दे दिया जाएगा आपको थीटा, उधर कॉस हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जिसको हम लोग फॉलो करते हैं उसका डिस्कशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों, देखिए भाई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है। तो देखो इधर की तरफ क्या होता है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर्स होंगे वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे वो भी पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होंगे वो नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होंगे वो भी नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। तो ये है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई वेक्टर डायरेक्टेड होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव और इधर की तरफ नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन लगभग पूरी फिजिक्स में हम इसी को फॉलो करते हैं। अब देखिए जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, और यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हम ऐसे कंसीडर करेंगे, उनको कंपोनेंट में ब्रेक करके डायरेक्शन के साथ आपको लिखना होगा। तो ये वेक्टर हमने लिया, ये एंगल है मान लो 60 डिग्री और ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है 10। ये वेक्टर है v का मैग्नीट्यूड दिया गया है 20 और ये एंगल है 30 डिग्री। इसी तरह से ये एक वेक्टर है c और ये एंगल दिया गया है 45 डिग्री और c का मैग्नीट्यूड है 10√2। और एक वेक्टर हमारे पास है ये d, ये वेक्टर है हमारे पास d, ये एंगल है 37 डिग्री और d का वैल्यू भी 10 दिया गया है। अब करना क्या है, देखिए ये हमारे पास वेक्टर्स हैं a b c और d, हमको इनको x कंपोनेंट y कंपोनेंट में ब्रेक करना है और i कैप j कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो करना है आपको एक्सप्रेस द वेक्टर्स a b c and d in
terms of I cap and j cap. Express the vectors a, b, c and d in terms of I cap and j cap. ये a, b, c, d जो वेक्टर्स हैं इनको I cap, j cap में आपको एक्सप्रेस करके लिखना है। तो a वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ही आसान है भी। a लिखेंगे a cos 60। देखो भी वेक्टर a एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया गया 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा a cos 60, तो यहाँ लिखा a cos 60 I cap। और दूसरा वाला भाई जहाँ से एंगल उधर cos और दूसरी तरफ क्या होगा sin, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा a sin 60, तो ये आ गया a sin 60 j cap। देखो ये वेक्टर है, ये पॉजिटिव x के अलॉन्ग गया और ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव y के अलॉन्ग गया, तो दोनों ही कैसे हैं यहाँ पे पॉजिटिव। तो दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया गया 10 इंटू 1/2 I कैप प्लस 10 इंटू √3/2 j कैप। दिस इज 5 I कैप प्लस 5√3 j कैप। दिस इज द वेक्टर a। वेक्टर a को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू 5 I कैप प्लस 5√3 j कैप। वेक्टर a को कंपोनेंट में ब्रेक करके हमने ऐसे लिखा। इसी तरह से वेक्टर v को भी कंसीडर करेंगे, देखते हैं v को कैसे। वेक्टर b इज इक्वल टू, अब देखिए ये वेक्टर v है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल दिया गया 30 डिग्री, तो वेक्टर v का x का कंपोनेंट आएगा b cos 30 I कैप। देखिए v वेक्टर ऐसे है और ये कंपोनेंट x के अलॉन्ग इसका जा रहा होगा और दूसरा कंपोनेंट इसका नेगेटिव y के अलॉन्ग जा रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे v sin 30 और डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा माइनस j कैप। देखो v वेक्टर ये है, फिर से देखिए v वेक्टर ये है, इधर की तरफ v cos 30 और इधर की तरफ क्या होगा v sin 30। v का वैल्यू लिख लेते हैं, v इज 20 इंटू √3/2 I कैप प्लस 20 इंटू 1/2 माइनस j कैप, तो ये आ गया 10√3 I कैप प्लस 10 माइनस j कैप। b वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द वेक्टर v 10√3 I कैप प्लस 10 माइनस j कैप। अब इसी तरह से c वेक्टर को लिखते हैं भाई। c वेक्टर को कैसे लिखेंगे, देखिए ये वेक्टर c हमारा इधर की तरफ डायरेक्टेड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरफ जा रहा है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा। समझिए c वेक्टर का एक कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और एक कंपोनेंट इसका पॉजिटिव y के अलॉन्ग जा रहा है, तो इसको लिखेंगे दिस इज c cos 45 माइनस I कैप। देखो नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट जा रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे c cos 45 माइनस I कैप और इधर की तरफ क्या लिखा जाएगा प्लस c sin 45 और प्लस का j कैप। c का वैल्यू यहाँ पे कितना है वो लिख लेते हैं भाई। c का वैल्यू है 10√2 इंटू 1/√2 माइनस I कैप प्लस 10√2 इंटू 1/√2 प्लस का j कैप, तो दिस इज माइनस 10 I कैप प्लस 10 j कैप। दिस इज द वेक्टर c। c वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट नेगेटिव x के अलॉन्ग, एक पॉजिटिव y के अलॉन्ग। अब इसके बाद d वेक्टर को हमें लिखना है। d वेक्टर को लिखने के लिए हमें ये देखना है, ये हमारा जो d वेक्टर है, एंगल यहाँ पे y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के साथ एंगल दिया गया 37 डिग्री, तो d का जो इधर कंपोनेंट होगा d cos 37 और इधर कंपोनेंट होगा d sin 37, तो d वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे d cos 37 यहाँ पे आएगा माइनस j कैप और इधर आएगा प्लस d sin 37 और I कैप वो भी माइनस का। देखिए d वेक्टर ऐसे है, ये कंपोनेंट d cos 37 और ये कंपोनेंट d sin 37,
तो ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है वो नेगेटिव y के लॉन्ग और ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव x के लॉन्ग, d का वैल्यू दिया गया है 10, तो यहाँ लिखेंगे d sin 37 माइनस आई कैप प्लस d cos 37 माइनस जे कैप, d का वैल्यू 10 है, sin 37 3/5 होता है माइनस आई कैप प्लस 10 इंटू 4/5 माइनस जे कैप, तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस आई कैप प्लस 8 माइनस जे कैप, दिस इज द वेक्टर डी। वेक्टर डी को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर डी इज इक्वल टू 6 माइनस आई कैप प्लस 8 माइनस जे कैप। तो जब भी इस तरह से वेक्टर्स दिए जाएंगे उनको हम x और y कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और डायरेक्शन का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, तो जो साइन कन्वेंशन है उसको आपको फॉलो करना है। तो देखो बच्चों, हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर से जब ज़्यादा होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है भाई। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट को ऐसे निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स और डायरेक्शन इसका फाइंड करना होता है। तो रिजल्टेंट अगर हमारा ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से अल्फा एंगल बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ से ये आता है कि भाई ठीक है, 2 वेक्टर्स के लिए तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें रिजल्टेंट भी मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, इस मेथड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 2 से ज़्यादा जब वेक्टर्स होंगे तब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये एक वेक्टर है, मान लिया सपोज दिस इज फोर्स F1 और F1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 न्यूटन। एक वेक्टर हमारा इस तरह से है, ये F2 और इस F2 का वैल्यू दिया गया है 10√2 न्यूटन, दिस इज द एंगल 45 डिग्री। एक तीसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ पे है और ये है F3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू F3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 न्यूटन। अब ये देखिए, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, एक तो F1 है, एक F2 है और एक F3 है। 3 वेक्टर्स हमारे पास F1, F2 और F3, और यहाँ पे फाइंड करना है आपको, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3। F1, F2 और F3 का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। F1, F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, इस तरह से करके हमें रिजल्टेंट यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो अब आता है कि कैसे किया जाए भाई। अभी कंपोनेंट निकालना हमने आपको सिखाया है कि अगर वेक्टर्स इस तरह से दिए गए हैं तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो इस F1 फोर्स को देखिए भाई, इसका x कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट कितना होगा। देखते हैं, F1 वेक्टर को अगर हम कंसीडर करें, ये सीधे सीधे x के अलोंग ही जा रहा है। जब x के अलोंग ही जा रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो F1 आई कैप। ये कंडीशन हमने पीछे डिस्कस की है, आप पीछे के जो क्लासेस हैं उनमें आप देख सकते हो। ये वेक्टर x के अलोंग ही डायरेक्टेड है। जब x के अलोंग डायरेक्टेड होगा तो इसका केवल x कंपोनेंट ही होगा, y कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो F1 इज इक्वल टू F1 आई कैप। F2 को कैसे लिखोगे, F2 इज इक्वल टू F2 cos 45 आई कैप प्लस F2 sin 45 j का। देखिए, ये हमारा वेक्टर है F2, इसका x और y कंपोनेंट हमें देखना है। तो F2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, F2 cos 45, और F2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, F2 sin 45।
वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये 10√2 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 10√2 इंटू 1/√2 जे कैप, दिस इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो F1 हमारे पास है, F2 हमारे पास है, और F3 अगर हमें लिखना है तो अब F3 को कैसे लिखेंगे? देखिए F3 वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्टेड है, देखिए किधर डायरेक्टेड है, ये नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इस F3 को लिखेंगे 10 माइनस जे कैप, और इसमें भी इस F3 का कोई भी कंपोनेंट x के अलॉन्ग नहीं होगा, ये डायरेक्टली y एक्सिस के अलॉन्ग ही है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 माइनस जे कैप। अब फाइंड करना है रिजल्टेंट। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वो हमारे पास है r इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए r इज इक्वल टू F1 कितना निकला है 10 आई कैप, F1 कितना है 10 आई कैप, इसको लिख दो। तो 10 आई कैप प्लस F2 कितना निकला है प्लस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, F3 कितना निकला है 10 माइनस जे कैप। अब देखो 10 जे कैप 10 माइनस जे कैप से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट में हमें क्या मिला, r इज इक्वल टू 20 आई कैप। तो इस तरह से रिजल्टेंट को हम ऐसे निकाल सकते हैं, तीनों वेक्टर्स का सम हमारा कितना हुआ 20 आई कैप। 20 न्यूटन का ये फोर्स है, और डायरेक्शन आई कैप खुद ही बता रहा है कि किधर की तरफ ये डायरेक्टेड होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दो से ज़्यादा जब वेक्टर्स होंगे तो उनके रिजल्टेंट हम इस मेथड को फॉलो करते हुए फाइंड कर सकते हैं, है ना। 3 हो 4 हो, कितने भी वेक्टर्स होंगे हम सबका रिजल्टेंट यहाँ से निकाल। तो देखो जो हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, एक पीछे एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया, इस एग्जाम्पल को भी करते हैं, इससे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये जो F1 है ये किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, F2 किधर की तरफ है, ये 30 डिग्री का एंगल है, y एक्स पॉजिटिव y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और F3 यहाँ से नेगेटिव x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक कंडीशन यहाँ पे दिया है F1 F2 F3 तीनों ही आपस में इक्वल हैं, या इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम ही है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 एंड F3। इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, और ऐसे देख सकते हैं अगर ये एंगल देखा जाए, ये 90 हुआ, ये 30, 120 डिग्री। F1 और F2 के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, F2 और F3 के बीच का एंगल भी 120 डिग्री, और यहाँ पे अगर देखें F3 और F1 के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे तीनों ही फोर्सेस इक्वल हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तीनों ही फोर्सेस, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी 120 120 120। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का प्रोसीजर हमने आपको बताया है, जितने भी वेक्टर्स हैं सभी को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, आई कैप जे कैप की फॉर्मेट में सभी को एक्सप्रेस कर दो, और इसके बाद फिर हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले F1 को लिखते हैं, F1 विल बी इक्वल टू, ये आपस में इक्वल हैं तो इसको F ले लिया भाई, F1 F2 F3 इक्वल है, F ले लिया, F1 इज इक्वल टू F आई कैप। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता भी है कि नहीं कॉस थीटा साइन थीटा के कंपोनेंट में ही अगर हमें इसको करना है, तो ऐसे कर लो, यहाँ पे F1 इज इक्वल टू, देखिए ये जो वेक्टर F1 है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, F1 वेक्टर x के अलॉन्ग ही है, तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा होगा 0, तो इसको लिखेंगे F cos 0 आई कैप। फिर देखिए ये y एक्सिस के x के साथ 0 एंगल बना रहा था, तो F cos 0 आई कैप प्लस F sin 0 j कैप। तो मिला क्या यहाँ से, देखो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो दिस इज F आई कैप। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, F1 को हमने एक्सप्रेस कर लिया, F1 इज इक्वल टू F आई कैप। पहले डायरेक्ट भी देख सकते थे कि ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, तो डायरेक्ट हमें लिखना चाहिए F1 इज इक्वल टू F आई कैप। और दूसरा मेथड भी अगर आपने लगाया कि नहीं हमें x का कंपोनेंट भी देखना है, y का कंपोनेंट भी देखना है, तो ये वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे F cos 0 आई कैप प्लस F sin 0 j कैप।
F1 इज इक्वल टू एफ आई कैप। अब F2 को लिखते हैं। देखिए F2 वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है, तो एंगल यहाँ से 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ है, तो इसको लिखेंगे। और F2 इसको यहाँ भी लिख सकते हो cos 30 डिग्री, F2 cos 30, और ये वाला लिखा जा सकता है F2 sin 30 डिग्री। y के साथ एंगल था, इधर cos थीटा में कंपोनेंट गया, इधर sin में गया, तो इसको लिख देंगे F2 इज इक्वल टू F sin 30 माइनस आई कैप प्लस F cos 30 प्लस का j कैप। तो F2 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई टू आई कैप प्लस F रूट 3/2 j कैप। इस तरह से हम F2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब F3 को लिखना है, तो F3 को कैसे लिखा जाएगा? F3 इज इक्वल टू F cos 60 माइनस आई कैप, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ F cos 60 माइनस आई कैप, इधर की तरफ F sin 60 माइनस j कैप। देखिए भाई, इसका कंपोनेंट इधर F cos 60, इधर F sin 60, दोनों ही नेगेटिव में हैं, तो ये आ गया F/2 माइनस आई कैप प्लस F रूट 3/2 माइनस j कैप। अब देखिए F1, F2, F3 को आपने कंपोनेंट में आपने ब्रेक कर लिया है। अब तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं। R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 को लिखा F आई कैप, F2 को लिखा माइनस F/2 आई कैप प्लस F रूट 3/2 j कैप। फिर यहाँ पे लिखा माइनस F3 को यहाँ पे लिखा F/2 आई कैप प्लस F रूट 3/2 j कैप माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से क्या मिला? माइनस F/2 आई कैप माइनस F/2 आई कैप, F आई कैप से कैंसिल हो जाएंगे, और ये F रूट 3/2 j कैप, ये F रूट 3/2 माइनस j कैप, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से रिजल्टेंट कितना मिला? 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलने वाला है कि अगर तीन वेक्टर्स इस तरह से जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इक्वल एंगल बनाते हैं भी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ऐसी सिचुएशन में उनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं और बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी फिजिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे इस तरह से लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। बोलिए, दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन 2। एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है? ट्वाइस पाई। तो थीटा यहाँ पे कितना हुआ? ट्वाइस पाई अपॉन 2। रिजल्टेंट यहाँ से हमें कितना मिला? 0। अब जब एक ही पॉइंट पर तीन वेक्टर्स ऐसे लगते हैं, देखिए ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। थीटा को आप ऐसे निकाल सकते हो ट्वाइस पाई अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा? 0। ठीक इसी तरह से अगर एक ही पॉइंट पर 4 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर ऐसे एक्ट कर रहे हो, F है, इधर भी F है और इधर भी F है, यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 2 है तो समझ आता है कि कैंसिल हो जाएंगे, 3 है तो ऐसे समझ नहीं आता है कैंसिल होंगे, लेकिन इट विल बी 0। 4 है तो समझ आता है कि ये वाला फोर्स इससे कैंसिल होगा, ये वाला फोर्स इससे कैंसिल होगा,
और रिजल्टेंट कितना होगा 0। तो अगर 5 है तब भी रिजल्टेंट 0 ही होगा। देखिए एक ही पॉइंट पर इस तरह से एक ही पॉइंट पर 4 फोर्सेस अगर ऐसे लग रहे हैं ऐसे, ऐसे देखिए ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। थीटा विल बी इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो यहाँ भी रिजल्टेंट कितना होगा 0। तो ध्यान रखना है एक ही पॉइंट पर अगर इस तरह से भी 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे थे जिनका मैग्नीट्यूड कैसा था, सेम ही था, और एंगल कितना था सभी के बीच में ट्वाइस पाई अपॉन 5 दैट इज 72 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना आता है 0। इसी तरह से इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर किसी एक पॉइंट पर n फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका, एंगल है ट्वाइस पाई अपॉन n, तो ऐसी सिचुएशन में उस सिस्टम में भी रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा 0। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है और इसको आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से चार्जेस के कॉम्बिनेशन रहते हैं और वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे रिजल्टेंट करते हैं 0।